वंदे मातरम। आप सभी का चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे देश में जहां मानसून सत्र के अंदर लगातार अलग अलग जगह मानसून में बहुत सारी बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है, वहीं अगर हम संसद की बात करें तो वहां पर सूखा चल रहा है। मुद्दों का सूखा, बहुत सारी चीज़ों का सूखा, केवल हंगामा। संसद के मानसून सत्र का आज चौथे हफ्ते का तीसरा दिन रहा, लेकिन आज का दिन भी बेकार ही गया। कल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने मेज पर चढ़कर रूल बुक को फेंक दिया और आज वेंकैया नायडू जी सदन में चल रहे हंगामे और वहां उस व्यवहार को लेकर भावुक हो गए। सवाल यह है कि संसद की मर्यादा का प्रण लेने वाले माननीय आखिर यहां आकर रण क्यों बना देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और जहां अपनी स्थिति लगती है सबको कि यहां हमें फायदा हो सकता है, राजनीतिक फायदे हो सकते हैं, वहां सब एक साथ हो जाते हैं। ऐसी ही चीज ओबीसी बिल पर भी देखने को मिली और इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। देश के कई इलाकों में जहां एक तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा है तो संसद में सूखा है। सूखा है मुद्दों का। जहां संसद में जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उसी संसद में अब मुद्दों को भूलकर हो हल्ला हो रहा है। बिल में विपक्ष का हंगामा हर रोज देखने को मिल रहा है। कोई सांसद पर्चों को फाड़कर सदन की मर्यादा को भूल गया तो सत्ता पक्ष से लेकर स्पीकर तक विपक्ष से चर्चा के लिए कह रहा है। दरअसल कल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़ गए और फिर हाथ में रूल बुक लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। इसी को लेकर आज सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए और संसद में चल रहे हंगामे को लेकर चिंता जाहिर की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सदन में चल रहे बवाल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सदन इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथे हफ्ते का तीसरा दिन रहा। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के हंगामे को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को क्या करना है क्या नहीं इस पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। और तीसरे दिन भी हंगामा रहा तो अब चर्चा कब होगी और अगर चर्चा नहीं होती तो जनता के मुद्दों पर फोकस कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कई बार हमारी जब और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी हैं। वर्तमान की स्थितियां आपके भी सामने हैं और आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजें देखते आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों देश के अंदर जो सदन है, जिसके ऊपर यह कहा जा सकता है कि जो जनसंख्या 135 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है, उसमें से जिन लोगों ने वोट दिए वो सब चीज देख रहे हैं, जनता सब देख रही है, उसके बाद भी जिस तरीके के जो हंगामे हैं वो सामने आ रहे हैं, जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही। हाँ, मुद्दों पर जो बात हो रही है वो टीवी चैनल में बहुत हो रही है, बाहर सड़कों पर बहुत हो रही है, लेकिन वास्तव में जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा नहीं है। कैसे आप देखते हैं और क्या दिक्कत क्या लगती है? होती है और वो चाहते हैं कि कोई एक रास्ता निकले और इसी उम्मीद में सदन की तरफ हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मानसून सत्र में सदन शुरू हुआ, हमने देखा कि विपक्ष ने कुछ अपने मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का पहले से ही मन बना लिया था और उस पर वो चर्चा करना चाहे। शुरुआती दौर में ही उन्होंने कहा कि नहीं, किसानों की मौत हुई है, बहुतायत मात्रा में किसानों की मौत हुई है, तकरीबन 500 से ज्यादा, उस पर एक मौन धारण किया जाए और एक श्रद्धांजलि दी जाए उनको। निश्चित तौर पे बात यही से शुरू हुई और जाहिर सी बात है कि चूंकि लंबे समय के बाद में सदन शुरू हुआ था तो विपक्ष ने भी अपने तरीके से कई ऐसे मुद्दे थे जिस पे वो चाहते थे कि वो चर्चा हो।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतने मजबूत संख्या के आधार पर सरकार जो बनी हुई है वो लगातार हर एक मुद्दे को वो डिनाई करती रही और उस पर वो चर्चा करना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि यदि सदन का समय खराब होता है तो बहुत कीमती वक्त होता है, उस पर काफी पैसे भी खर्च होते हैं और हम आम जनता के ही पैसे खर्च होते हैं, वो करोड़ रुपए में खर्च होते हैं एक दिन में। लेकिन इसके बावजूद कोई चर्चा नहीं होना दोनों तरफ से, मैं किसी एक पार्टी विपक्ष पक्ष की बात, सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात में नहीं कर रहा, निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष को ज्यादा जिम्मेवारी मिली है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाए। यदि कोई बाधा या विपक्षी पार्टियां यदि किसी तरह की कोई बात कर रही है या व्यवधान पैदा कर रहे हैं तो उसके बातों को सुनना और वो रास्ता यदि चाहे तो निश्चित तौर पे, जैसे मैंने बताया कि किसानों के मुद्दे पर या फिर पेगासस के मुद्दे पर शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूं, यदि उस मुद्दे पर भी कहा गया तो आप उस बात को सुन के एक सिरे से खारिज आपने कर दिया कि नहीं, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जबकि जहन में बात ये आ रही थी, विपक्ष के साथ साथ सारा हिंदुस्तान जानना चाह रहा था कि यदि गलत है, यदि ऐसा कोई मॉलवेयर नहीं हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है या इस तरह से सरकार कुछ नहीं कर रही है, किसी की जासूसी नहीं करा रही है, तो 100 बातों का एक ही जवाब हो सकता था कि जब हमारे मन में कोई चोर नहीं है तो हम कह देते सीधे एक लाइन में कि नहीं साहब इसकी जांच करा ली जाए, आप जेपीसी के द्वारा जांच करा लीजिए, जो कमेटी बनाने की बात कर रहे थे। बात वहीं पे, ये लंबे लंबे बड़े बड़े जो बुलबुले पैदा होकर के सदन के पूरे समय को खराब किया। यदि सरकार चाहती तो उन बुलबुलों में छेद करके उसको शांत कर सकती थी और सदन सुचारू रूप से चलता। लेकिन लगातार देखा गया कि इस तरह से समय जाया हुआ और आखिर में आपने ही इशारों में कहा कि जिस तरह से जब आपसी राजनीतिक लाभ हानि की बात होती है तो सारे लोग एक साथ मिलकर के और लाभ हानि में शामिल होते हैं और बड़े आराम से सदन सुचारू रूप से चलता भी है, वो बात आगे बढ़ती भी है, वो हमने देखा है। तो मेरा मानना यही है कि इसके लिए विपक्ष से ज्यादा जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के हाथ में होनी चाहिए और सत्ता पक्ष को यदि ये जिम्मेवारी एहसास हो, वो चाहे निश्चित रूप से सदन चले। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। अनुमा आचार्य जी, क्या खाली सारी जिम्मेदारी अगर हम देखें केवल सत्ता पक्ष की है या विपक्ष के भी कुछ अपने, हम कहेंगे कि कुछ अपनी जिम्मेदारियां बनती है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ओबीसी बिल आया तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ हानि का जो गुना भाग है, जो वोटों की जो संख्या है उसका जो गुना भाग है, उससे लेकर सब लोग बड़े इत्मीनान से वहां बैठे, बड़े इत्मीनान से सबने बातें सुनी, सबने बातें की और बिल पास भी हो गया कल। तो ऐसा भी नज़ारा देखने को आया है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे हंगामा है। तो ये जो व्यवहार है इस पे भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। और आखिर जब सदन चलने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं, आज कोविड एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जो तीसरी लहर की बात हो रही है वो बड़ा मुद्दा हो सकता है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अनुमा जी, आपके भी सामने है कि सदन की स्थितियां क्या हैं, तो खाली दोष एक ही तरफ दें, कहां तक सही है? जी संजय जी, आपकी जो रिपोर्ट थी वो तो एक साइड टिल्टेड थी जो हमने शुरू में देखी, लेकिन जो मुझसे पहले के वक्ता ने बोला उन्होंने सारे सार की बातें कर दी। थोड़ा मेरा ये आवाज ठीक कराइएगा, आवाज इको हो रही है, पर मैं अपनी बात पूरी करती हूँ जी। कि हम देखेंगे जो सरकार है उसका कर्मकांड तो पूरा है लेकिन आध्यात्म शून्य है। तो वही कहूंगी मैं कि जो सरकार का काम है सदन को सुचारू रूप से चलाना और विपक्षियों के साथ सद्भाव बनाकर रखना। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ओबीसी बिल तो पास हुआ तो सब साथ आ गए और उसमें वोट की राजनीति है। आप जानते हैं उसके पीछे कितना होमवर्क था। 5 मई का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, राज्यों को लिस्ट देने की बात थी, इन सब पे चर्चा हो चुकी थी, इसलिए वो इकट्ठा एक बार में पास हुआ। अब आप एक बिल की बात मैं आपसे करती हूँ, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। सेनाओं से आती हूँ, जानती हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स का निजीकरण हो रहा है तो वहां के 1 लाख कर्मचारियों को प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें पता है कि उनको अभी तनख्वाह वो मिलेगी कि नहीं, उनके हित सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। उनको हड़ताल करने की मनाही कर दी, विपक्ष विरोध करता रहा। तो इस तरह से लोकतंत्रात्मक अधिकारों का हनन करने वाले लोग अगर सत्ता में बैठे हैं तो विपक्ष क्या करे? वो चर्चा तो हो नहीं रही है, जो कि उससे पहले वक्ता ने आपसे कहा। अब इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल की बात कर लेते हैं जी। किसान बिल की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बिना चर्चा के वॉइस वोट से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पास हुआ, किसको नहीं मालूम। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल की बात ले लीजिए, अब इस पे भी वही मुद्दा आता है, चर्चा नहीं हुई, पास कर दिया।
इसी तरह इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को ले लीजिए। तो इन सब चीजों में आप ये देखिए कि सरकार के अंदर किसी तरह की हीन भावना है जिससे वो चर्चा से डरती है। मेरा राजनीति में बहुत पैठ नहीं है, मेरे लिए नया सब्जेक्ट है, पर जो सामने दिखता है उससे आंखें कैसे बंद करें कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने से गुरेज करती है। और सत्ता पक्ष ने यहाँ सत्ता में बैठकर, कुर्सी पे बैठकर लोकतंत्र की मर्यादा खत्म कर दी है। जहां एक तरफ सेना के जवानों का चुनावी इस्तेमाल किया, वहीं किसानों को जब उन्होंने रिपील करने की मांग की तो अलग अलग नामों से पुकारा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या, बदनाम करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसी सरकार अगर विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है तो विपक्ष को हक है कि वो अपनी बात किसी तरह से रखे, लोगों को मालूम तो चले कि किस तरह से सत्ता उसके साथ बिल्कुल तानाशाही कर रही है। नहीं, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं अनुमा जी, एक और यहीं से आपसे एक सवाल और ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप जानती भी हैं। क्या ओबीसी जो बिल हुआ अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि अब तो सभी लोगों ने एकदम उसमें सहमति दी है। क्या वो वास्तव में अब सही है? क्या आगे वास्तव में उसमें सारी चीजें सही होंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में जब सरकार थोड़े समय कांग्रेस की आई थी तो उन्होंने 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण किया था। कुछ ऐसी सेगमेंट हैं जिनको अभी भी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ एक तरफ तो सरकारें 50% उसमें आरक्षण मांग रही हैं, तो हम देखेंगे आगे आगे क्या होता है। लेकिन इस मुद्दे पर जहां पर बहुत तरफ से मुद्दे मुलतवी थे, पेंडिंग थे, उनका कम से कम अभी सुधार होना जैसा दिखता है कि वो होगा। नहीं, चलिए, सुधार होना भी चाहिए। हमारे साथ अतुल सक्सेना भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल जी, सदन की जो स्थितियां हैं वो आपके भी सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें आज वर्तमान में चल रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे और उन पर बहस कहाँ होनी चाहिए? क्योंकि सदन की स्थिति तो आपके सामने है, वहाँ तो रूल बुक फेंक दी जाती है, उसके अलावा वहाँ कागज़ फाड़ दिए जाते हैं। ऐसे भी नज़ारे आजकल देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से, जब हम फिर आपसे भी वही चीज़ कह रहे हैं कि जिस तरीके की राजनीति आजकल हो रही है, कहीं पे ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं पे ओबीसी सम्मेलन की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप देखें कोई दलित यात्रा की बात कर रहा है, ये राजनीति का एक रूप भी बदलता दिख रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही? देखिए गोस्वामी जी, है क्या कि जिस तरीके से आसन पर रूल बुक फेंकने की बात करी, तो जब आप विपक्ष की आवाज को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष की जो आवाज होती है वो जनता की आवाज होती है। जनता की आवाज को विपक्ष पार्लियामेंट को उठाने का काम करता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ वॉइस के आधार पर ये भाजपा बिल पास करा ले जा रही है, ये लोकतंत्र का हनन है। और आप देखिए कि जिस तरीके से इनसे बात करी गृह मंत्रालय, अभी हमारे एक साथी ने भी कहा कि गृह मंत्रालय कह देता है भाई पेगासस पे कोई बात नहीं करेंगे हम, आपको चर्चा करनी है करिए, नहीं करनी मत करिए, अपने घर जाइए। तो और दूसरा इन्हें ये समझना होगा कि जब ये भाजपा विपक्ष में थी तो किस तरीके से ये सदन को नहीं चलने देती थी, यहाँ ये भी विषय है, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी आपने ओबीसी बिल की बात करी गोस्वामी जी, इस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ओबीसी जो बिल है वो पहली बार 2931 में जातिगत जनगणना कराई, जिसमें SC ST और ओबीसी को 27.5% का जो है आरक्षण देने का काम करा। और अभी आप देखिए 2 अगस्त की बात है, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने, इस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी जी ने 39 नई जातियों को इस ओबीसी में शामिल करने की तैयारी कर ली, जिसमें एक जाति है कायस्थ जाति। गोस्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कायस्थ जाति एक केवल जाति नहीं है, एक संस्कृति, एक परंपरा है। देखिए, ये कोई अहम और घमंड की बात नहीं है, परंतु आज कायस्थ जाति के बुद्धि और कौशल से देश गौरवान्वित है। हमें इस जाति को सहज के रखने की जरूरत है। यदि हम इसे बैकवर्ड जाति में शामिल कर लेंगे तो ये क्या विश्व को सनातन धर्म की पहचान कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी का अपमान नहीं है? दूसरा, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और विश्व में, देश में, विदेश में किसान और जवान की महत्ता को बताने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान नहीं है? नंबर 3, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अपमान है कि नहीं है?
अरे कायस्थ जाति ने इतना बड़ा इतिहास है, इतनी महान विभूतियां हैं इसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेवी वर्मा, खुदीराम बोस और ना जाने कितनी महान विभूतियों को इस समाज ने देने का काम किया है। तो यहाँ ये सरकार को समझना होगा कि इस कायस्थ जाति को सहज के रखने के लिए इसे बैकवर्ड जाति में नहीं, इसे विशिष्ट जाति में दर्जा देते हुए, मैं रिपीट करूंगा, कायस्थ जाति को विशिष्ट जाति में रखते हुए, विशिष्ट दर्जा देते हुए 10% आरक्षण सरकार को देना चाहिए। परंतु इस विषय पर चर्चा होती नहीं है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इन्होंने बैकवर्ड पे डोरे डालने हैं, इन्होंने विशेष वर्ग पे डोरे डालने हैं, कायस्थ से मतलब नहीं है। तो इस तरीके की जातियों को शामिल करके और करना कराना कुछ नहीं है, केवल ये विधानसभा चुनाव का देखते हुए एक शगुफा छोड़ने का ये काम करते हैं। देखिए आज ये तो इस पे भी अतुल जी सदन में चर्चा कराइए, आपके भी सांसद हैं, दीजिए नोटिस एक। नहीं, आप ये बताइए, जैसा मैंने आपसे कहा कि क्यों नहीं कायस्थ जाति को अपर हाउस में नॉमिनेट करते ये लोग। आज कायस्थ जाति के बुद्धि और कौशल को उपयोग करने की जरूरत है, इन्हें अपर हाउस में नॉमिनेट करने की जरूरत है, विधायकी में इन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की जरूरत है ताकि ये जाति का उपयोग करा जा सके। नहीं तो फिर बाकी जातियां भी तो है ना, खाली अगर हम बात यहाँ कायस्थी की करें तो बहुत सारी जातियां हैं, वो 32 जातियां जो और हैं बेचारे, उनकी भी तो स्थिति है ना। और आखिर इस पचड़े में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की स्थितियां हैं देश में, गरीब आरक्षण की तो कोई बात नहीं करता, क्या कायस्थों में गरीब लोग नहीं है? सुनिए गोस्वामी जी, मैंने बात नहीं करी। देखिए हर जाति का सम्मान होना चाहिए, हर जाति को उसकी जाति गणना के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। यहाँ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ खास तौर से कि देखिए कायस्थ जो जाति है, भगवान ब्रह्मा ने 11,000 साल तप किया था, तपस्या करी थी, और जब उन्होंने अपनी आंख खोली तब जाकर के उनके सामने जो चित्र उत्पन्न हुआ। अतुल जी बहुत दूर चले गए यार, चलिए सदन पे आ जाते हैं। चित्र कहा गया नहीं बिल्कुल अतुल जी, सभी का इतिहास ऐसा ही है, आप किसी भी जाति को उठाएंगे सबका कुछ ना कुछ इतिहास है, और इतिहास है तभी वो जातियां भी हैं। लेकिन वहाँ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं दी गई थी, वो हमारे लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारी चीज़ें बांट दी है। खैर उस पर बात करने का अभी तो वर्तमान में कोई फायदा नहीं है, सदन की बात करते हैं। और हमारे साथ दीपक सिंगला जी भी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। दीपक जी, वर्तमान की जो स्थितियां हैं क्या कहना आप चाहेंगे? बहुत सारे लोगों ने और भी सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि सदन की जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां लगातार देखने को मिली है। एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि वो ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, तो फिर तो ये परंपरा रहेगी, फिर उसका सदन का लाभ क्या है, फिर वहां सवालों का लाभ क्या है अगर ऐसी परंपरा डाल दी जाए? आखिर कभी तो इसका समाधान हो। कैसे देखती हैं आम आदमी पार्टी जी? गोस्वामी जी, ये सरकार जो है, जो अभी सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो इतनी बेदर्द हो गई है। उन्होंने 500 किसान मर गए, वो उस पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने 3 काले कानून पास कर दिए, वो उस पर बात नहीं करना चाहते। किसान वहां पे बॉर्डर पे मर रहे हैं, वो उसकी बात नहीं करना चाहते। लोकतंत्र का गला दबा के ये लोग अपनी मर्जी से कोई भी बिल, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो कोई भी बिल हो, ये अपनी मर्जी से पास किए जा रहे हैं। ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये बात नहीं करना चाहते हैं, और जो इनके खिलाफ बोलते हैं उसको देशद्रोही बोल देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये मवाली बोलते हैं किसानों को, जो ये खालिस्तानी बोलते हैं, मवाली वो किसान है या उनको कहने वाले हैं? जो ये लोग कह रहे हैं कि वो मवाली है, कौन है मवाली? तो इन्होंने जो अति कर दी है, जो इन्होंने अंग्रेजों का शासन वापसी ला दिया है, जो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते जा रहे हैं, तो इनको सत्र में सुनना पड़ेगा। इनको पता होना चाहिए कि ओपोजिशन है, एक ओपोजिशन ने काम करना है, ओपोजिशन ने बताना है, और इनकी जो कमियां हैं ओपोजिशन वो जनता के सामने लेके आएगी, और हम उसमें बखूबी काम कर रहे हैं। चलिए इकबाल सिंह जी, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। एक बात है इकबाल सिंह जी, जो बात अनुमा ने बोली और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उन्होंने भी बोली कि कुछ चर्चाएं होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी अहम भूमिका होनी चाहिए, लेकिन कहीं कुछ कमी दिखी। कैसे आप देखते हैं और क्या कहेंगे आप जी? संजय जी, बात बड़ी स्पष्ट है कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो बात होती है वो उसी का चर्चा बाहर हो तो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है जैसे हम किसी मंदिर
में पूजा करने की जगह बाहर बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं। बात सिंपल है कि पार्लियामेंट में इको हो रही है जी, जरा देखिए आवाज ठीक जी है? जी आवाज ठीक है? जी बोलिए। संजय जी, दोनों बिल, पेगासस की जो बात ये करते हैं और किसान बिल की बात, मेरे भाई आम आदमी पार्टी से बोल रहे थे, अगर किसान बिल बिल्कुल गलत थे जैसे आप बोल रहे थे, तो दिल्ली की सरकार ने सबसे पहले उनको क्यों लागू किया? और जब देखा कि अब बोर्ड नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी, तो समरसॉल्ट कर गए। दूसरी तरफ ये ही बिल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आइए हमसे आर्गुमेंट कीजिए। वहां ये कहते हैं इस सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था को हम नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट को हम चलने नहीं देंगे। ये संविधान की कोई भी संस्था बनी हो उसमें ये कोई आस्था नहीं रखते। हम ने किसानों को पार्लियामेंट में तो कोई बताइए एक शब्द भी किसानों के खिलाफ बोला गया हो। बिल जो है पार्लियामेंट में आए, उस पर जितनी चर्चा हुई, आपके पास कुछ होता तो आप बात करते। तो अब जब बिल पास हो गए, अब ये कहते हैं कि हम उनको अब शब्द बोलते हैं। अरे भाई आप बताइए, जिन लोगों ने लाल किले का झंडा उतार दिया, वहां दूसरा झंडा फहरा दिया, 394 पुलिस वालों को जख्मी किया, आप उनकी बेल करा रहे हो। आप उनका कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर तो ये क्रिएट कर रहे हैं, इनका पॉलिटिकल मकसद है। ये यहां कुछ और बोलते हैं, पंजाब में कुछ और बोलते हैं, बिहार में कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह कुछ और बोलते हैं। ये संसद जो है, ये संवैधानिक संस्था है, इसकी मान मर्यादा हर व्यक्ति जो उसका मेंबर है किसी भी सदन का, उसकी जिम्मेदारी है उसको रखे। ओम बिरला जी ने बड़े अच्छे ढंग से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्पीकर साहब ने आप अपनी कोशिश की और सरकार ने कितनी कोशिश की कि कुछ ना कहीं तो क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, लेकिन इनका मकसद कोई बिल पास करवाना नहीं, किसी बात पे डिबेट करना नहीं। इकबाल सिंह जी, अभी तीन चार बिल गिनाए इन्होंने, आचार्य जी ने, अनुमा ने 3-4 बिल ऐसे गिनाए कि आप बिना बहस के पास कराना चाहते हैं हर चीज, उस पर बहस नहीं कराना चाहते। ये सीधा सीधा आरोप अनुमा आचार्य जी ने लगाया। ये तो देखो, ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो दे शुड बी देयर इन द पार्लियामेंट। तो हमने कोई नए बिल नहीं लाए, ये बिल तो उसका जो सदन का कार्य है उसमें शामिल है, और उनका अगर आप भाग जाओगे तो पार्लियामेंट तो काम करेगी। तो इसलिए ये जो बिल, बिजली वाले अमेंडमेंट बिल है या दूसरे बिल है, इन पे पहले चर्चा हो चुकी है। और ऐसे ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात थी, उस 1955 का एक्ट है, सेक्शन 3 अमेंड हुआ। उसके बाद जो कमेटी बनी सदन की, जिसमें सभी पार्टियों के राजनीतिक एमपी शामिल थे, उन्होंने कहा यह एक्ट बिल्कुल ठीक है। 3 में से 2 रह गए, अब दोनों जो है ऑप्शनल है। बात यह है कि सदन में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके सच के साथ अपना पक्ष रखो। भी ऐसा कर रहे हैं, या ये कह देना कि इन मुद्दों पर बात नहीं होनी है, उन्होंने मना कर दिया है तो हंगामा करिए, निकल जाइए, तो दूसरों पे भी बात नहीं होगी। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि अगर मुद्दे हैं वर्तमान में, अगर आप देखें संजीव जी, कोरोना इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। खुद
पक्ष के लोग भी ये कहते हैं कि महंगाई पर बात होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तैर रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन यहां सवाल यह है कि केवल और केवल सवाल खड़े कर देने से समाधान कैसे आएगा? देखिए, जिस तरह से सरकार अपने मजबूत मुद्दों के साथ अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, उसी तरह से विपक्षी पार्टियां भी उनके सबसे कमजोर नस को पहले दबाना चाह रही है। सच बात यह है कि चाहे वो किसान बिल की बात कर ली जाए, हालांकि किसान बिल के बारे में कोई नई बात नहीं है, गंगा में इतनी पानी बहा दी गई है कि कुछ नई बात बचती नहीं है। लेकिन 2-3 बातें अभी लालपुरा साहब बता रहे थे, उसमें उनको याद दिलाना चाहेंगे कि ये किस परिस्थिति में अध्यादेश के तौर पे जिस समय कोरोना काल था उस समय ये आया था। और यह बात बिल्कुल सही है कि इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कराने या बहस कराने के बजाय ध्वनिमत से इसको पारित करा दिया गया था। और कल देश के प्रधानमंत्री किसानों को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे और कह रहे थे कि बधाई हो, आपके लिए नया कानून आया है। और कुछ दिनों के बाद में वही किसान सड़कों पे दिखाई देने लगे, कहीं कोई बहस नहीं हुई थी इस पर। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता दूं कि जो अभी जिस ओबीसी के लाभ की बात हो रही है, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी खासियत यही है कि वो अपना होमवर्क बहुत तगड़ा करते हैं और कैसे किस तरह से विपक्ष को अपने लपेटे में लिया जाए, उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। वही उसी का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि ये वही मंडल कमीशन है कि मंडल कमीशन जब बीपी सिंह लाए थे, जिस वक्त लाए थे, इसी मंडल कमीशन के बदले में उनकी सत्ता चली गई थी। मंडल के बदले में एक मंडल का राग छेड़ दिया गया था, जितने लोग थे वो सड़कों पे जवान दिखाई दे रहे थे और किस तरह से उनकी सरकार की बली ली गई यह भी लोगों ने देखा है। आज भी जिसके लाभ की बात हो रही है, बार बार मेरे जैसा आदमी या आपके जैसा आदमी कहता है कि कम से कम पता तो कर ले कि किसकी आर्थिक स्थिति किस जाति में कितनी है जी। ये कब संभव है? ये जनगणना के बाद ही संभव है। जब आप जनगणना की बात करते हैं तो सरकार के पता नहीं क्यों ये हाथ पांव फूलने लगते हैं। और पता नहीं क्यों, हम जानते हैं कि इसका कारण यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, 2 ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। पिछले 1 दशक में हमने देखा है कि राजनीति के बदलते हुए इस परिदृश्य को हमने देखा है। तो वो 2 ध्रुव जो है वो खानों खानों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है जब हम जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि हर एक जाति के बारे में आपको ये पता करना होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और वो खानों खानों में बढ़ जाता है। और ये बढ़ती हुई खानों खानों में जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती है। उसको इन सारे लोगों की ताकत एक जगह बनी रहनी चाहिए, वो सूट करती है। हम ये कह रहे हैं कि तकरीबन हमने देखा था कि वो जो रिपोर्ट आई थी, जी रोहिणी की रिपोर्ट आई थी, उसमें 2800 जातियों में से तकरीबन 1/4 से ज्यादा 97% केवल 1/4 जातियां जो है उनका कब्जा है सरकारी नौकरियों पे। जब सरकारी नौकरियां खत्म होती, ये आज की बात नहीं है, 1991 के बाद से जब उदारवाद शुरू हुआ। तो बिल्कुल संजीव भाई, एक सवाल और ले रहा हूं क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं, उसमें भी दे दीजिएगा कि जब ये बात हो रही है, जो आर्थिक आरक्षण की बात हुई है, क्या विपक्ष का कर्तव्य नहीं रहता कि बात हो इस पर भी? नहीं रहता, करते नहीं है। दूसरी बात, जिस बात की बात हुई है एक संजीव जी, कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और मैंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो क्या वास्तव में जरूरी है कि मेरे सारे परिवार को फिर उस आरक्षण की श्रेणी में रखा जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं, चर्चाएं कहां हो, बात यह है सदन कब चले। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं छूना चाहती है, हाँ। कोई भी छेड़ना नहीं चाहती है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है लोग देख रहे हैं। हम अपने समाज में अगल बगल में लोगों को देख रहे हैं और बड़े नजदीक से देख रहे हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आरक्षण जिस शुरुआती दौर में, और ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है, आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन से पिछले इलेक्शन में, जब बिहार के इलेक्शन में मोहन भगवत साहब ने कह दिया था कि इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है या एक बार दोबारा इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है, तो वो दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, आज यदि सारी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं तो उसकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। यदि वो विरोध करती है तो बहुत ज्यादा उनको घाटा उठाने की स्थिति में वो आ जाएंगे। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए या जिन लोगों के नाम पर यदि ये कानून की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, क्या वाकई उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस सबसे निचले पायदान की बात, बिल्कुल सबसे निचले पायदान की जिसकी बात कर रहे हैं उसको मिलता? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको शिक्षा की गुणवत्ता, आप बताइए कि तृतीय स्तर पर यदि आरक्षण का लाभ मिले, जो बच्चा, एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, जो मैट्रिक किया, इंटर किया और ग्रेजुएशन तक जो बच्चा चला गया, वो तो उसके बाद की पढ़ाई कर ही लेगा, सक्षम है वो। आप क्यों नहीं जड़ से तैयार करते हैं? क्यों जड़ में खाद पानी देने की जरूरत है, बचपन में उसको जो शिक्षा मजबूत करने की जरूरत है, वहां पे कोई ध्यान नहीं देता। और आप आरक्षण का लाभ आप किस बेस पे देते हैं? तो इसका लाभ वही उठाता है जो सक्षम है, जो अक्षम है वो नीचे का नीचे रह जाता है। तो ये तमाम तरह की विपक्ष को दिक्कत कहाँ है? विपक्ष घिरता नजर आ रहा है या ये कहेंगे कि बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब होती नजर आ रही है?
मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि पिच वो तैयार करते हैं, खेल भी वो शुरू करते हैं, खेलते भी अपने तरीके से हैं और बाकी लोगों को फील्डिंग में लगाते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत, मुद्दे वो तय कर लेते हैं आज के वक्त में और बाकी लोग उसी की युद्ध चलते रहते हैं। इनके जो मुद्दे हैं बहुत सारे, आपने जो गिनाया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको और लेकर के घेरा जा सकता था सरकार को, लेकिन ये मुद्दे, अब देखिए कि हम किस मुद्दे पर पिछले 2-3 दिनों से चर्चा करते चले आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन विपक्ष भी है अपने जुझारूपन से, चूंकि विपक्ष भी ये उनको पता है कि जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो चाहे महंगाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम तरह की चीजें। और कोरोना की बात आप कर रहे हैं, सचमुच में पिछले दौर में हमने देखा कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। और बड़े मजे की बात ये है कि संसद के सदन पे जब पटल पे रखा गया तो ये कहा गया कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? वो जाके पूछिए किसी से, उस आदमी से पूछिए जिसके परिवार के लोगों ने हाफते हाफते दम तोड़ दिया और उसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, उससे जाके पूछिए तो फिर वो बताएगा। और सरकारें कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकार संजीव, समाधान क्या? बात यह है सदन चले कैसे? खाली सरकार सदन चलाए या विपक्ष ना सहयोग करे या विपक्ष सरकार के लिए कहे और सरकार सहयोग ना करे तो सदन कब चलेगा? गोस्वामी जी, विपक्ष अपनी भूमिका में रहेगा, वो हल्ला करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार को झुक करके, चूंकि सरकार से हम उम्मीद रखते हैं, विपक्ष सत्ता में नहीं है, वो सवाल करेंगे। चलिए अनुमा से पूछ लेते हैं। अनुमा जी, वर्तमान में बात यह है कि बहुत सारे मुद्दे हैं और आप भी जानते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी अब की बार सड़कों पर निकले, जिस तरह से ट्रैक्टर हो, साइकिल हो, बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने बहुत तेजी से कमान संभाली। लेकिन फिर बात वही है कि ये सारी जो मेहनत है उसका जो फल है वो तो सदन से ही निकलेगा ना, समाधान तो सदन से ही आएगा। ये सदन कैसे चले, उस पर क्या होना चाहिए, कांग्रेस उस पर क्या कहती है, यहां ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूंगी गोस्वामी जी की संजीव जी ने जो कहा उसमें मैं ये जोड़ूंगी कि पिच भी बीजेपी बनाती है और उसके बाद स्यापा भी खुद ही करने लग जाती है, रोना धोना भी वही करती है, सारे लोग रोने लग जाते हैं, सहानुभूति बटोरते हैं। आत्मलाप, आत्मस्तुति, आत्मश्लाघा और आत्म प्रवंचना से संलिप्त ये जो बीजेपी है, इसे विवेचना से गुरेज है। तो ये एक चीज हम देखते हैं कि विवेचना नहीं करनी है। आप ही ने देखा है कि एक अजीब तरह की एक भाषा इंट्रोड्यूस हुई है, क्या है वो, लिपटार्ड, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, मीर जाफर, जयचंद, सिकुलर, इस तरह की भाषा पहले आपने कभी डिक्शनरी सुनी थी? इस तरह से कोई किसी को जलील करता है क्या? ये हुआ है कि पहले भी विपक्ष होता था, लेकिन अब जो बीजेपी ने जो माहौल बनाया है उसमें इतना जहर घोला है कि विपक्ष के खिलाफ ये साजिश की है कि जनता की नजरों में उसे नाकारा साजिश करने के लिए पूरी की पूरी चालें चली हैं सोशल मीडिया पे। और दुखद यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत साथ देता है बीजेपी का और उसके कारण लोगों तक विपक्ष की आवाज नहीं पहुंच पाती है। नहीं अनुमा जी, ये बात हो सकती है कि चलिए साथ देते होंगे, वो अलग बात है, आवाज नहीं पहुंच पाती ये एक सवाल है। क्योंकि आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है मुद्दे फेंक कर आप उन मुद्दों को लपकते हैं जो वर्तमान में धरातल पर जो मुद्दे होते हैं उन्हें नहीं लपकते, ऐसा भी तो हो सकता है। आप किसी मुद्दे की बात कर लीजिए, आप महंगाई पे बात कर लीजिए, आप किसान बिलों पे बात कर लीजिए, आप कोविड के मिसमैनेजमेंट पर बात कर लीजिए, कहां होती है चर्चा? आपने नहीं देखा क्या कि जो महाराष्ट्र की बीजेपी की ही सांसद ने अपने क्षेत्र के किसानों के इस मुद्दे पर कोई सवाल पूछा, बीमा कंपनी के बारे में, पीयूष गोयल जी ने उसको रफा दफा कर दिया। तो भाई जब आप अपने ही सांसदों के जवाब नहीं दे रहे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के लिए करेंगे? अब आप रही बात खर्च की जो आपने बीच में उठाई थी, तो भाई प्रधानमंत्री के प्रचार पर इस देश ने 6,600 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। कॉर्पोरेट की ऋण माफी में 8 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस की जो कीमतें बढ़ाकर इस सरकार ने घोर रेवेन्यू कमाया है। तो जहां ये सरकार इतना बर्बाद कर रही है और 5 ट्रिलियन बनने के लिए हम ही लोगों पर इंपोज कर करके, टैक्स पेयर्स की हालत खराब कर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो सरकार कैसे सुनेगी विपक्ष की? और मेरा तो ये भी कहना है कि सदन की मर्यादा भंग करने का पूरा दारोमदार बीजेपी पर है, क्योंकि सदन चलाने का भी उसी का दारोमदार है। सद्भावना बीजेपी को बनानी है, सत्ता पक्ष को बनानी है और विपक्ष के साथ बराबरी का व्यवहार करना है। कम से कम भद्रता का तो व्यवहार हो, सौजन्यता का तो व्यवहार हो।
और हाँ, आपसे एक शिकायत रह जाती है, भाई आप इतना वीडियो अभी का चला रहे हैं, 2013 का भी वीडियो चला देते जब बीजेपी की उसी तरह से अनरूली बिहेवियर होता था। यहाँ कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही वीडियो चलाएंगे तो फिर ये भी सवाल होता है ना कि आपका तराजू किस तरफ झुक रहा है। नहीं, हमारा तराजू तो आपके सामने है, हमने तो आपको दे रखा है मंच। तो वही मैं कह रही हूँ कि फिर एक वीडियो वो भी चलाना चाहिए था आपको, अगर पुरानी चीजों पे जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगे। अनुमा जी, वर्तमान की परिस्थितियों पर बात कर ले तो यही बहुत ज्यादा पेच फंसे हुए हैं। पुराने खोदेंगे तो संजीव जी भी मुस्कुरा रहे हैं नीचे गर्दन कर कर कि पुरानी चीजें खोदते जाएंगे तो बात बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। फिर वही है कि परंपरा। अनुमा जी आप ये बताइए, क्या परंपरा वैसी डालनी है कि जैसा इन्होंने किया वैसा हम भी कर रहे हैं, या समाधान की ओर जाना है? बात यह है कि जनता जो चाहती है उसकी बात को जनता चाहती है, समाधान की ही तरफ जाना है, लेकिन पहल तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। 303 की संख्या तो उसकी है ना। देखिए, विपक्ष को तो हमेशा दबाया ही जा रहा है इतने दिनों से। किसको नहीं दिखता? मेरे को समझ में नहीं आता कि पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो फौज में थी उस समय, पर मैं देखती थी विपक्ष को काफी मंच मिलता था, विपक्ष अपनी बात रखता था, हल्ला करता था, लेकिन सरकार बात भी सुनती थी। कोई भी मुद्दा ले लीजिए आप, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार का मुद्दा हो, तब सरकार और विक्टिम एक तरफ होते थे। अब सरकार जो है वो विक्टिम की तरफ नहीं होती, वो अपराधी को बचाने की कोशिश करती है। निकालिए आप पुरानी बातें, चलिए चर्चा करते हैं सभी पर। जो निकल के आएगा वो ये होगा, चर्चा बहुत सारी चीजों पर हो सकती है कि अब क्रूरता बढ़ी है, अब जहर बढ़ा है, अब लोगों को दुश्मन, जानी दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। भाई विपक्ष तो होता ही है ना, लोकतंत्र में विपक्ष होगा, लेकिन आप विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की बात करेंगे तो ये तो आपकी अपनी हीन भावना का परिचय है कि सीधा सीधा। इकबाल सिंह जी, अगर विपक्ष को आप दबाए जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे आरोप अनुमा आचार्य जी ने लगाया, विपक्ष को दबाया जा रहा है, बहुत सारे आरोप और भी लगाए हैं। और इकबाल सिंह जी देखिए, अनुमा जी बहुत जोर शोर से, क्योंकि फौज से आई बेटी है तो एकदम जोश पूरा है, तो जवाब भी ठोक के दीजिएगा। जी बोलिए। संजय भाई, अनुमा जी मेरे बहन है और मैं भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में रहा हूं जी, इसीलिए बोला आपको। देखो, हमें 1975 नहीं भूलना चाहिए, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी बात तो सुन लीजिए दीदी, आप बात कर रही थी तो मैं सुन रहा था। मैंने आपने जो यूनिफॉर्म पहनी है, मैं 87 में उसको पहन के बैठा था। आप मेरी बात भी सुनिए, मेरी उम्र का भी लिहाज कीजिए। आप बात की है, मैंने भी सुनी है, लेट मी स्पीक आल्सो। आप अपनी बात रख चुकी हैं, और कुछ बोलना तो मैं चुप कर दूंगा। बोल दीजिए। बोलिए इकबाल जी। देखो, बात यह है कि मर्यादा वो होती है जहां पिछली लोगों को समय ना दिया जाए बोलने के लिए। अगर आदमी बोलना ही ना चाहे और कोई मुद्दे को उठाना ही ना चाहे और सदन में, दोनों सदनों में हल्ला गुल्ला करके, रुकस क्रिएट करके वो ये बताना चाहे कि हम इसको चलने नहीं देंगे, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? और अभी भी कांग्रेस की तरफ से तो ये बात वैसे ही अच्छी नहीं लगती कि कांग्रेस की अपना जो इतिहास ये रहा है कि अगर कोई आवाज अपने हक में ना हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी की हो या जगजीवन राम जी की हो या दूसरे की, उनको जेल जाना पड़ता था। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में भी ये अंदर रहे हैं। आप बताइए, क्या हमने ऐसा कुछ किया है? हम तो सम्मान करते हैं। जो लोग इनके अपशब्द बोलते थे राहुल जी के बारे में, आज उन्होंने उनको स्टेट का प्रेसिडेंट बना के उसको वो कमांड दी गई है। शब्द भी उनका है, व्यक्ति भी उनका है। अरे हम तो सत्कार करते हैं, जो आदमी विधानसभा में आता है, जो लोकसभा में आता है, जो राज्यसभा में आता है, वो लोगों का नुमाइंदा है। उसको अपनी बात जो है सदन के अंदर रखनी चाहिए और उसका जवाब भी सदन के अंदर लेना चाहिए। नहीं इकबाल सिंह जी, तो रास्ता कहां से आया? इकबाल सिंह जी, रास्ता कैसे आएगा? रास्ता कैंपेन चलाया इन्होंने। हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमने सदन में कितनी बार बात हुई, जो मर्यादा होती है
हमारे मिनिस्टर साहबान ने बात संपर्क पैदा किया, स्पीकर साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? नहीं, जिन मुद्दों को वो कह रहे हैं उन मुद्दों से पीछे हटने का मुद्दे के तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पैगसिस की बात आप अखबारों में करते हो और उसके बाद आप चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक संस्था है, मंत्री जी बोलने शुरू करते हो तो आप पेपर छीन के उनके ऊपर फेंक देते हो। दूसरी बात यह है, किसान के मुद्दे की बात है तो किसान का मुद्दा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, एक कमेटी 11 बार डिस्कस कर चुकी है। आपके पास कोई अच्छी और उसके हल करने के लिए कोई आपके पास योजना है तो आप बताइए। एक बात तो नहीं है कि ये कानून काले हैं, कानून तो सभी काले होते हैं क्योंकि काली शाही से लिखे जाते हैं, और उनको आप ये कहें कि इनको पहले रद्द करो, अरे उनको अमेंड किया जा सकता है। हमने 1861 की आईपीसी 1000 बार रिकमेंड, 100 बार रिकमेंड की है, आपने दूसरे लॉ अमेंड किए हैं तो ये भी अमेंड हो सकते हैं इफ दे नीड भी, क्योंकि कितने चर्चा जो है, शंकाएं, डर दूर करने की सरकार के मंत्री साहबान ने नरेंद्र तोमर जी की क़यादत में कोशिश किया कि हम इनको हल करें, और बार बार ये बयान दिया जा रहा है सदन के पटल पे कि हम किसानों की हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, आप आइए चर्चा कीजिए और बात को खत्म कीजिए। नहीं, चलिए बिल्कुल। अतुल जी, अतुल भाई, अगर आप देखें बहुत सारी चीजें हैं। एक बात तो यह है कि क्या विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा रहे, या अगर चर्चाएं होनी है, सदन चल रहा है तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आखिर दो मुद्दों की वजह से खाली पैगासस पे अगर बहस नहीं हुई या किसान बिल पर मैं कहता हूं बहस नहीं हुई, तो क्या महंगाई पर भी बहस नहीं होनी चाहिए? क्या और जो बिल है उन पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या कोरोना पर बहस नहीं होनी चाहिए? या जो भी और जनहित के मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उन पर भी तो बहस होनी चाहिए। या खाली ये कह के कि ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, फिर हम भी चले अपने अपने घर। तो ऐसे में जो सांसद है वो क्या करे बेचारा? संजय भाई, आपने बहुत अच्छी बात उठाई यहाँ पर विपक्ष जो है अड़ा हुआ नहीं है, विपक्ष जनता के लिए अड़ा हुआ है। ये विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। अब आप देखिए, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसान बिल की बात छोड़ दीजिए, महंगाई पे की वाली बात होनी चाहिए, विपक्ष को अपनी बात उठाने का मौका कहाँ मिलता है? अरे देखिए, जब वो आपने कोरोना के बारे में भी थोड़ी देर पहले कहा कि कोरोना पे सदन में बात होनी चाहिए थी, जब प्रधानमंत्री देश के कहते हैं ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, तो विपक्ष का हल्ला काटना स्वाभाविक है। तो सदन होता है वो कोई झूठ बोलने के लिए थोड़ी होता है भाई। सदन में जो पटल पे चीज रखी जाती है वो रिकॉर्डेड चीज होती है, और वो आप चाहे 2021 चल रहा है, 2050 में भी जाकर के 2021 की सदन की कार्यवाही को देखना चाहेंगे तो उसमें वो चीज मिलेगी। हमारे आपके बच्चे क्या जानेंगे कि 2021 में अप्रैल के महीने में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से, ये पता लगेगा उन्हें। अरे ये सरकार का फेलियर है, सरकार उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। देखिए, भाजपा जो है, भाजपा ने जनता ने जो इसे बहुमत दिया है, उस जनता के बहुमत को मिसयूज करने का काम भाजपा करती है। कितना जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, पर किस लिए दिया? विकास के नाम पे दिया कि भाजपा आएगी विकास करेगी, जो पिछली सरकारों ने नहीं करा, इसीलिए तो भाजपा को लेकर के आए। परंतु भाजपा ने तो और नाव डुबो दी। आज देखिए, भाजपा ने, अभी हमारे इकबाल सिंह जी कह रहे थे किसान के बिल पास हो गए। इकबाल सिंह साहब, किसान के बिल मेजोरिटी ऑफ वॉइस से पास हुए हैं। और आप देखिए, जो काले कानून, ये बात सही है कि काली शाही से लिखे जाते हैं, परंतु काली शाही से लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे जनता पे काली पोतने का उस पर काम कर दें आप। अरे जनता 8 महीने से सड़कों पर है, किसान आज सड़कों पर है, 550 हमारे किसान साथी शहीद हो चुके हैं। क्या भाजपा के मोदी जी ने और संवेदना भी अपनी प्रकट करी? एक सवाल आपसे ले रहा हूं अतुल जी, जो स्थितियां हैं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, सदन ना चलने की जो स्थिति आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक बात ये भी लगती है कि जो संयुक्त विपक्ष की जो कवायद राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, उसमें जो दिक्कतें हैं, शायद वो ऐसे कारण है कि सदन ना चल पा रहा हो, क्योंकि वहां एक मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ नहीं दिखता। एक तरफ ममता बनर्जी अपने प्रयास करती हैं संयुक्त विपक्ष को लेकर कि विपक्ष का नेता चेहरा कौन हो, जबकि राहुल गांधी के साथ बहुत सारे विपक्ष के नेता खड़े रहते हैं, लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे प्रयास चलते हैं कि एक और नेता आए सामने। उसके अलावा आपकी पार्टी से भी बयान आ रहे हैं कि जो संयुक्त विपक्ष है उसका चेहरा अखिलेश क्यों नहीं हो सकते। तो ये भी कुछ ऐसे कारण हैं जो सदन के अंदर जो विपक्ष की एकजुटता है, जो मुद्दों पर बात होनी चाहिए,
वो नहीं दिखती तो इसलिए सब अपनी अपनी वो कहते हैं ना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, फिर उसमें लग जाते हैं। देखिए, विपक्ष का चेहरा कोई भी हो, जो सदन में कार्यवाही चल रही है वो जनता के मुद्दों को लेके चल रही है। विपक्ष का चेहरा आने वाले समय में कौन होगा, ये बात की बात है, आने वाला समय तय करेगा। ये समय क्यों तय करेगा? राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, आप ये देखिए, यदि भाजपा के झूठ तंत्र से जनता को न्याय दिलाने के लिए जो भी आदमी परिपक्व होगा, जो जनता को न्याय दे सकता होगा, जनता की आवाज को बुलंदी से रख सकता होगा सदन में और सदन के बाहर, वो विपक्ष का चेहरा होगा। ये थोड़ी कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है विपक्ष का चेहरा रहेगी, या कांग्रेस 70 साल से राज कर रहा है तो केवल कांग्रेस ही विपक्ष का चेहरा बन सकती है, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव क्यों नहीं बन सकते? अखिलेश भी हो सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं हो सकते? अखिलेश जी का कार्यकाल आपने देखा है 2012-17 तक। अच्छा गोस्वामी जी, एक बात बताइए कि आप लखनऊ जाते होंगे, 2012 से पहले का आपने लखनऊ देखा हुआ क्या था? और आप लखनऊ के अलावा बिहार भी जाते होंगे, कलकत्ता भी जाते होंगे और गुजरात भी जाते होंगे। जिस गुजरात मॉडल की ये बात करते हैं और जिस गुजरात मॉडल को बनारस में लेकर के आए थे, आज बनारस का क्या हाल है? सड़कें जो है वहां की गड्ढा सड़कें हैं, मैं कहूंगा गड्ढा मुक्त सड़कों का ये वादा करते हैं और सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया। चलिए अतुल जी, समय पूरा हो गया है और दीपक भी, अतुल जी हमारे साथ हैं। दीपक बताइए कैसे निकले समाधान? सर समाधान तो गोस्वामी जी एक ही है जी। सत्ता पक्ष को विपक्ष को बोलने का मौका देना पड़ेगा। सत्र में जब होता है तो उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका देना चाहिए। जो भी मुद्दे हैं, जो भी बिल हैं, जो भी बातें होनी चाहिए, वो पूरी बातें होनी चाहिए, उसके ऊपर मुद्दों पे बात होनी चाहिए। उस बात को सुन के फिर उस पर निष्कर्ष होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ये लोग सुनना तो चाहते नहीं है, ये लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी मनमानी से कोई भी बिल पास कर देते हैं, अपना जो चाहते हैं वो करने पे लगे हुए हैं। कि विपक्ष की सुनना नहीं चाहते तो विपक्ष तो हल्ला काटेगा, विपक्ष टेबल पे चढ़ेगा, विपक्ष टेबल पे चढ़ के लोगों को बताएगा कि हम जनता की बात सुनाने हैं, जनता की बात सुनिए, जनता के लिए हम खड़े हैं। तो वो तो आना पड़ेगा सर। चलिए एक चीज और बता दीजिए कि जो ओबीसी बिल है, इस तरीके के जो बिल आ रहे हैं उन्हें लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है, और क्या गरीब आरक्षण की बात भी होनी चाहिए? सर बिल्कुल, गरीब आरक्षण की बात बिल्कुल होनी चाहिए। हम उसका पक्ष लेते हैं और हम कहते हैं कि उस पर हमें मुद्दे पे बात करनी चाहिए। और जो ओबीसी का बिल है, ये तो आपको पता है कि ये इसमें दो राय नहीं है, इसमें सब साथ थे, इसमें जैसा भी था। तो लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम महंगाई पे बात क्यों नहीं करते हैं? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल इतना महंगा हो गया। ये 2014 में सड़क पे बैठ जाते थे भाजपा वाले। टीवी में बात तो हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। पेट्रोल महंगा है, जब 65 रुपए होता था, ये दीपक जी क्रॉस कर चुका है। यही बात तो हो रही है यहाँ की, ये जो बातें हैं महंगाई की, टीवी पर तो हो रही हैं, सदन में नहीं हो रही है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन बात कहां हो। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि देश में बाढ़ आ रही है इस मानसून सत्र में और सदन सूखा पड़ा है। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।